बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का, इस हफ़्ते का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हम अपने प्रोग्राम में आपके लिए बल्कि अपने नाज़रीन के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा एक सेगमेंट लेके हम रोज़ाना हाज़िर होते हैं और उसी सेगमेंट के बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी करते हैं। बहुत सारे लोग इन मुफीद मशवरों से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। क्यों ना मुफीद हो मशवरे, आखिर तिब्ब नबवी के हवाले से, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात हो रही होती है। तो आज जिस टॉपिक पे आपको मुफीद मालूमात पहुंचाने के लिए मेरी टीम ने जो एक रिपोर्ट तैयार की है वो है सौंफ के फ़वाइद। आइए चल के वो देखते हैं। सौंफ घरेलू जरूरियात में इस्तेमाल होने वाली कारामद सी जड़ी बूटी है। सौंफ के अर्कियात और रोगनियात निकाले जाते हैं जिनके बेइंतहा फायदे हैं। खुशबूदार होने की वजह से सौंफ का इस्तेमाल पान में किया जाता है। सौंफ के तिब्बी फवायद: सौंफ गुर्दे मसाने के वरम दूर करने के लिए मुअस्सर होती है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से गुर्दे मसाने में पथरी नहीं बनती। सौंफ दूध पिलाने वाली माओं के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन हामला खवातीन को इसके इस्तेमाल से मना किया गया है। सौंफ, बादाम, मिश्री हम वजन पीस कर दूध के साथ एक एक चमचा सुबह और शाम इस्तेमाल करें तो नजर की कमजोरी भी दूर हो जाती है। 1 ग्राम सौंफ को आधे ग्राम पानी में मिलाकर इसमें शक्कर और सफेद मिर्च का सफूफ मिलाकर सुबह और शाम पिएं। इससे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। जी दोस्तों, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज हमारा जो मौजू है वो बिल्कुल कोई नया मौजू नहीं है और इस हवाले से बात भी करना नहायत अहम है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, मुल्की सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर पे जो मौजूदा मुल्की माशी हालात हैं इन पे बात हम अपने प्रोग्राम में आज करेंगे। इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो मईशत के हिसाब से कुछ सही रास्ते पे नहीं चल रहा है। हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसी तरह हमारे मुल्क में जो मईशत है इसको डूबने से बचाया जा सके और इसी पिछली गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा महंगाई की वजह से और इसी मतलब रुपए की गिरती हुई कदर की वजह से और न जाने कितने कितने पॉइंट्स पे उनको तनकीद का सामना करना पड़ा और अपोजिशन और सारी सियासी जमातों ने मिल के भी इस हवाले से आवाज़ भी उठाई। अपोजिशन का यही किरदार होता है कि जिस जगह पे हुकूमत सही अपना जो किरदार है वो अदा नहीं कर पा रही तो वो उन इश्यूज़ को हाईलाइट करे। अभी नई हुकूमत आ चुकी है, अपोजिशन जो है वो इक़्तिदार में आ चुकी है। मसाइल आज भी जूं के तूं हैं, मईशत आज भी उसी तरह जो है वो डूबने की तरफ जा रही है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा होने की बातें सुनी जा रही हैं। 30 रुपये पर लीटर के हिसाब से इजाफ़ा हुआ है। हमारे यहाँ तो पेट्रोल की कीमत में अगर 2-3 रुपये भी इजाफ़ा होता है तो उसके साथ जितनी चीज़ें हैं दूसरी चीज़ें वो सब महंगी हो जाती हैं। तो 30 रुपये के इजाफ़े के बाद आवाम को किस कर्ब और तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा, इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं एक तजज़ियाकार जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर रहनुमाई पहले भी कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम में, जनाब सैयद रोशन अली साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम फ़हीम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबीयत कैसी आपकी? ठीक है, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, शुक्र। अच्छा, हमारे जो हुक्मरान हैं इनको भी अंदाज़ा है कि ये पेट्रोल की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और इसकी वजह से आवाम तकलीफ़ में है। बहुत बड़ा रिएक्शन भी देखा जा सकता है आवाम की जानिब से इतनी महंगाई के बाद। तो उन्होंने टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान किया है कि हम वो मतलब फ़ैसला किया है। तो ये टारगेटेड सब्सिडी क्या होती है और वैसे ओरिजिनली ये सब्सिडी क्या होती है, इस पर भी थोड़ी सी एक मुख्तसर सी रोशनी डाल दीजिएगा। इससे आवाम को कितना फ़ायदा हुआ करता है, प्लीज़ इस पर रोशनी थोड़ी सी डाल। देखिए फ़हीम साहब, टारगेटेड सब्सिडी जो है ये तो एक आवाम को रिलीफ देने का एक नाम है
ठीक है। और टारगेटेड का मतलब ये कि मुख्तलिफ जो लोग हैं वो जो ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ों को, तो उनको या निचले तबके को थोड़े से सब्सिडी देके उसको अगर रिलीफ दें तो उसको हम टारगेटेड सब्सिडी कहते हैं। जिस तरह यूटिलिटी स्टोर्स पे बाकी चीज़ों की अशिया कम की जाती है, देखिए आटे में ख़ास तौर पर सब्सिडी दी जा रही है, वो फलाने स्टोर्स पे जा, इसकी बात ऐसा भी होता है? जैसे आप ये समझ लें कि टारगेटेड सब्सिडी को एक मिसाल के तौर पे पेश कर देता हूँ, बल्कि हकीकत है कि पहले हमारा जो आटे का बैग जो होता था वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर वो था 980 रुपये का। ठीक है। अब इन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है उसने 180 रुपये का रिलीफ देके अब वो आटे का बैग जो है 20 किलो का उसको 800 रुपये में कर दिया। तो ये एक मुनासिब तबके को 180 रुपये का रिलीफ दिया, इसको मेरे ख्याल में टारगेटेड सब्सिडी कहते हैं। इसी से रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें होती हैं उसमें भी इसी तरीके से टारगेटेड सब्सिडी दी जाती है। हाँ, जैसे बिजली के बिलों में जो है वो हुकूमत रिलीफ दे रही थी, पिछली हुकूमत, और उसी के साथ साथ जिस तरह अभी इन्होंने पेट्रोल के हवाले से प्लान किया है, तो जो रेट्स बड़े हैं उससे जो नुकसानात होंगे इस सब्सिडी से उन नुकसानात से बचा जाएगा, महंगाई को काबू करने में कोई मदद मिलेगी, आवाम को वाकई रिलीफ मिलेगा। इस हवाले से हमें गाइड कीजिएगा। एक वक्फा मगर आ गया है, वक्फे के बाद इस बारे में बात होती है। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं जनाब सैयद रोशन अली साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं मुल्क की मईशत के हवाले से। वक्फे से पहले आप बता रहे थे टारगेटेड सब्सिडी क्या होती है, ठीक है। क्या ये जो टारगेटेड सब्सिडी देने का फ़ैसला किया गया है, इससे जो महंगाई से होने वाले जो नुकसानात हैं या आने वाले वक्त में जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई उसका बेहतर तरीके से मुकाबला हो सकेगा? आवाम के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकेंगे जो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हुए हैं? देखें अपना फ़हीम साहब, ये जो टारगेटेड सब्सिडी के नाम पे बेसिकली फेस सेविंग की जा रही है। फेस सेविंग की जा रही है। फेस सेविंग की जा रही है क्योंकि देखें अभी आप एकदम 30 रुपये का जब बम आवाम पे गिराएंगे तो आवाम का रिएक्शन तो आएगा। तो वो आवाम के रिएक्शन से निमटने के लिए हर हुकूमत अपना नैरेटिव लेकर आती है। इन्होंने अपना बयानिया ये रखा कि भाई ठीक है अभी आवाम को इस तरीके से टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी, जबकि वो मिले ना मिले कोई पूछेगा नहीं। मगर देखें वक्ती तौर पे एक एक दिन के अंदर आवाम को संभालना है। ऐसा ना हो कि पूरी आवाम रोड पर आ जाए, एकदम कुछ दुनिया पाकिस्तान में कोई मसला पैदा हो जाए। तो ये जो बयानिए होते हैं ये आवाम को ठंडा करने के लिए होते हैं। ये रिलीफ तो आज तक किसी को मिला नहीं है, इस दौर में किसी को मिला नहीं है जब तक पाकिस्तान बना है। हर आदमी यही बात करता है कि आपको ये रिलीफ मिलेगा, वो मिलेगा। एंड ऑफ द डे आप देखें ना तो बिजली की कीमतों में कमी होती है, ना किसी को सब्सिडी मिलती है। इवन कि आपका वो गलत बिजली का बिल भी आता है, आप जाते हैं उनसे कंप्लेन करते हैं तो वो भी ख़त्म नहीं करते, तो आपको सब्सिडी कहाँ से मिल रही है जबकि आपको जायज़ हक है। सर देखिए, अभी नई हुकूमत, कोई भी नई हुकूमत आती है उसके पास एक ही बात होती है कहने को कि ख़जाने में कुछ नहीं, मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए। मुल्क चलाने के लिए, पैसा लेने के लिए, उधार मांगने के लिए कहीं जाते हैं, आगे से वो कहते हैं कि भाई ठीक है आपसे उधार में वापस नहीं मिलेगा, आप तेल और बिजली की और फलानी फलानी चीज़ों की कीमतों में इजाफा करें, और वो फिर मतलब हमें ये तो इनको बढ़ानी पड़ती हैं कीमतें, सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये जो पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है ये भी इसी मद में हुआ है, ये आलमी सतह पे कीमतों में इजाफा हुआ है, इस वजह से हुआ है? देखिए मैं इसका जवाब कुछ और देना चाह रहा हूँ। जी बताइए। जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब ये नहीं है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं ये पूछता हूँ कि ये कर्जा हम जो ले रहे हैं क्या मुल्क कर्ज़ों पे चलते हैं? और कर्ज़े अगर लेते हैं वक्ती तौर पे, कारोबारी इंसान भी कर्जा लेता है, उनका कारोबार करके वापस करता है, कारोबार वापस चले आपने ले लिया, आप लिए चले जा रहे हैं कर्जा, और आवाम को कर्जदार किए चले जा रहे हैं। कभी किसी ने सोचा कि कर्ज़े को वापस भी करना है?
आप ये समझें कर्जा देने वाला खुशी से कर्जा देता है आपको, उसका मकसद कुछ होता है कर्जा देने का। कोई बेवकूफ़ नहीं है कि आपको उठा के कर्जा दे देगा, क्यों देगा? उसका कोई ना कोई पीछे उसका कोई मकसद होता है कर्जा देने का। अब कर्जा अगर आप दे रहे हैं तो ये हमारे हुक्मरानों का काम है, हमारे मुल्क की सलामती करने वालों का काम है कि वो इस पर सोचें, गौर व फिक्र करें कि ये कर्जा ले रहे हैं तो कर्जा अगर वापस नहीं करेंगे तो वो हमसे कोई डिमांड करेंगे, और सबको पता है वो डिमांड किस चीज़ की आएगी। तो हमने कभी उस तरफ सोचा ही नहीं, आवाम को लगा दिया महंगाई के ऊपर कि आपको सब्सिडी मिलेगी, लोग भी उसमें खुश हो जाते हैं कि चलो भाई आटा जो है ना हमको 180 रुपये कम में मिलेगा। ये हल नहीं है इसका हल ये देखें कि आप अगर लॉन्ग टर्म में आप सोचें कि आपका नुकसान होगा क्या, इतना बड़ा नुकसान होगा और डिज़ास्टर होगा, वो आप उसको संभाल नहीं सकते। हमने सिर्फ कर्जा ले लेके उसी को हम क्लियरिफाई करते हैं कि हमने कर्जा लिया था, हम ये करेंगे। भाई कर्जा लेने के बाद बैंक भी आपको कर्जा देता है तो आपसे वो हिसाब लगाता है कि ये कर्जा, अगर उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई चीज़ वो लेता है बैंक, जी जी, अगर आपने वो बैंक को कर्जा वापस नहीं किया तो उसके पास एक ऐसा एसेट होता है कि वो आपसे वापस ले लेगा, वो आपको वापस नहीं करेगा, उसने हाँ, अपने हाथ घर पर के बांधे। कागज ले लेगा आपसे, सोना ले लेगा आपका, या कुछ ना कुछ लेके फिर ही आपको कर्जा तो मिल रहा ये तो छोटी सी बात है, हर आदमी की समझ में आती है। क्या ये हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ नहीं आती कि ये जो कर्जा ले रहे हैं इसका एंड क्या होगा? तो उस तरफ किसी ने सोचा? देखिए हम भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, तो हम तो वो हमारे जहन में एक चीज़ आई तो हम तो बात कर रहे हैं, और ये अब ये हमारे अपने दिल में नहीं रही है, अब ये पूरे आवाम की समझ में आ रही है। अब हमको तो ये नज़र आ रहा है कि आगे होगा क्या, इस मुल्क का क्या होगा। सर देखिए, आवाम को तो ये हुक्मरान कुछ और तरीके से ही समझा रहे हैं, ठीक है, वो उसमें कहीं भी जो है वो मुझे आवाम के जो मफाद हैं, जो इनके फ़ायदे की बात है, वो तो कहीं नज़र नहीं आती है। दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना वो आपको सिर्फ ये साबित करने में लगी हुई है, टोटल कोशिश ये कि वो दूसरे लोग इंतहाई बुरे लोग हैं, बस ये दोनों का मकसद है। और अवाम आपके सामने इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई से, अभी आपने टारगेटेड सब्सिडी देने के बाद रिक्शों वालों को 800 सीसी से या 800 सीसी तक गाड़ियों वालों को या बाइक वालों को, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उनको आपने जो है वो थोड़ा सा पेट्रोल में रियायत दे दिया आपने बाइक वालों को। बट क्या सिर्फ उन्हीं को इस 30 रुपये बढ़ने से नुकसान होगा? क्या कोई दूसरा तबका जो है वो इससे मुतासर नहीं होगा? जब महीने का आपका हज़ारों रुपए का इजाफी पेट्रोल लग रहा होगा, आप बाकी ख़रीदारी में, ग्रॉसरी में, एक एक चीज़ में, आप तंदूर वाले के पास रोटी लेने जाएंगे वो भी आपको कहेगा कि भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। तो क्या आप इसका हल पेश करते हैं? देखिए मैं तो इन सब चीज़ों का तो जवाब बहुत पीछे रह गया, ये महंगाई का तो बहुत पीछे रह गया। अब ये बताएं कि ये तो आपने मार्केटिंग कंपनी का नाम सुना है ना? वो मार्केटिंग कंपनी का काम क्या होता है कि कोई चीज़ नहीं चल रही होती तो मार्केटिंग वाले उस चीज़ को ऑन करते हैं, वो बिल्कुल नाकारा चीज़ को भी सेल कर देते हैं। अब ये जितनी हुकूमतें हैं ना, ये मार्केटिंग का काम कर रही हैं, अपनी प्रोडक्ट बेच रही हैं। ये इन्होंने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ऐसे पेश करना है पाकिस्तान को कि देखें हम ये कर देंगे, हम इस तरीके से चलाएंगे तो ये हो जाएगा, मगर एंड ऑफ द डे जब हुकूमत जाती है तो हम कर्जदार हुए होते हैं, और कर्जा उससे बढ़ा हुआ होता है जो पहले होता है। जी हाँ। तो इसका हल कोई नहीं सोच रहा। अभी हम इस तरफ जाएंगे ना कि ये बहुत छोटी सी बात है कि पेट्रोल बढ़ गया और वो बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, इससे लोगों को क्या असरात होंगे? जो असरात होने थे वो हो गए। घर बैठे बैठे आप और मैं कितने मकरूज हैं ये बता सकते हैं आप? देखें इस वक्त हमारा जो अभी आज हमारा एक बच्चा जो भी पैदा होने वाला है ना आज के दिन में, वो भी 2,27,000 रुपये का कर्जदार है, एक आदमी। और जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई थी तो उस वक्त एक इंसान जो है 36,000 रुपये का मकरूज था। तो ये बात कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि 15 साल में 36,000 रुपये का कर्जदार इंसान आज 2,27,000 पे पहुँच गया, फिर भी वो अपने मंजन बेचे चले जा रहे हैं और वो बिक रहे हैं। हाँ नहीं बिक भी, मैंने कहा ना मार्केटिंग कंपनी है ये जितने भी हमारी जो जमाते हैं, ये मार्केटिंग का इतना अच्छा कोर्स तो शायद मार्केटिंग कंपनी ने भी नहीं किया होगा जितना अच्छा मार्केटिंग का काम ये लोग करते हैं। अभी इमरान खान साहब की तरफ से एक बयान आया, उसमें मतलब आजकल अखबारात की जीनत भी बना हुआ है और न्यूज़ हेडलाइंस में भी देख रहे हैं कि अमरीकी ग़ुलामों की हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। अब इससे भी मतलब जो ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, मगर आपको नहीं लगता कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें ये 2.5 करोड़ लोग हैं,
कराची शहर के 2.5-3 करोड़ लोग, इनके बुनियादी मसले पानी और मतलब जो रोटी का मसला है, ठीक है, साफ़ हवा का मसला है, पूरे पाकिस्तान में जो बुनियादी जो मसाइल हैं वो ये हैं, इनकी तरफ कैसे इनको कौन हल करेगा? देखिए, ये सारी चीज़ों का हल ये है कि पहले तो आपने जिनसे कर्जा लिया हुआ है ना, आपको पूरे मुल्क को टेंशन होनी चाहिए कि जिनसे कर्जा लिया है। अब बात यह है कि ये पाकिस्तान है, हम सारे आवाम का 22 करोड़ आवाम का कर्जा लेते हैं हुकूमत। अब जो मैं बात करना चाह रहा था कि जैसे किसी का अपना इनफरादी मकान होता है, वो अगर बैंक से कर्जा लेता है तो उसका अपना इनफरादी मकान होता है, तो उसको फ़िक्र होती है अपना मकान छुड़ाने की, तो वो इस हद तक बेदर्दी से उस पैसे का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता, उसको पता है ये पैसे वापस नहीं करूँगा तो मेरी ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। मगर यहाँ पर एक हमको जो इनको एज हासिल है वो ये है कि आप कर्जा लें और फिर आने वाली हुकूमत जो है ना उसके ऊपर डाल दें सब चीज़ें। तो ये कोई इस मुल्क को ऑन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब कोई ऑन करेगा सिंसियरली, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, दिल पे हाथ रख के, अपने बच्चों को सामने रख के अगर कोई सोचेगा ना, तो कभी भी ये काम नहीं करेंगे। वो कर्जा लेने के बाद सोचे ये कर्जा मैंने वापस करना है, अब ये कर्जे का बोझ जो कुरान पाक पे हाथ रख के लोग यहाँ पे हलफ उठाते हैं और उसके बाद जो है तब भी नहीं करते, तो बच्चों को सामने रखे क्या कौन तो आप क्या समझ रहे हैं? और बच्चों को हराम खिलाते हुए अगर किसी को तकलीफ नहीं होती तो बच्चों को सामने रख के कोई झूठी कसम खाने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, आप कह रहे हैं कि वो फर्क नहीं पड़ता, मैं समझता हूँ फर्क पड़ता है। अच्छा, पड़ता है। मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है। आपको मैं कहूँगा कुरान पे हाथ रखेंगे, आप नहीं रखेंगे, शायद मैं भी नहीं रखूंगा। हाँ। तो क्यों नहीं रखेंगे? कोई तो खौफ है ना अल्लाह का। जिनको खौफ नहीं होता, आप समझ रहे हैं, वो तो वक्ती तौर पे उनको इक़्तिदार और मदे नज़र आ रहे हैं, वो तो कुरान पे भी हाथ रख देंगे और सारी चीज़ें करके गलत काम कर लेंगे। मगर आप देखें कि दुनिया में जिन जिन लोगों ने ये काम किए वो सब इबरत का निशान बन गए। अल्लाह की अदालत में तो इंसाफ जरूर होता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये अभी करेंगे तो क्या ये वक्ती तौर पे तो ये इक़्तिदार संभाल लेंगे, हुकूमतें अपनी मिनिस्ट्री संभालेंगे, काम करेंगे, चले जाएंगे? उनको पता है हम तो अभी 2-4-5 साल के लिए आए, चले जाएंगे। उसके बाद आपको क्या समझते हैं कि आप मुझे बता दें कि जिन लोगों ने ये काम किया उनका अंजाम क्या हुआ, दुनिया में क्या अंजाम हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो अल्लाह की अदालत है ना, इसका नंबर कोई 120वां, 25वां, 130वां नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा इंसाफ मिला ही करता है। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो पाक चीन के जो ताल्लुकात हैं इनके हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि अभी माशी पैकेज जो है ना, माशी हालात को बेहतर करने के हवाले से एक पैकेज के बारे में भी बात हो रही है। उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या है और उसके मिलने से हमारे कौन से मसाइल हल हो सकते हैं। छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। सीपैक के हवाले से। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हैं सैयद रोशन अली साहब, जिनसे हम मौजूदा माशी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, हम कर्ज़ों के बारे में बात कर रहे थे और जब भी हुकूमत आती है उसे किसी न किसी कर्ज़े की ज़रूरत होती है कि वो जो अपने हालात में बेहतर कर सकें। और एक ही बात होती है कि पिछली हुकूमत जो है वो हमें इतना कमज़ोर करके गई। इस दफ़ा तो ये पहली दफ़ा हमने सुना कि ख़जाने में कुछ रकम भी छोड़ के गए हैं ये लोग, जो आज तक ऐसा कभी होता रहा शायद। तो अभी जब इस हुकूमत को चलाने के लिए कर्ज चाहिए, तो उसके लिए चीन से बात चल रही थी। चीन ने पाकिस्तान को माशी पैकेज देने के हवाले से बात की है। तो ये जो माशी पैकेज होगा, इससे कितना फ़र्क पड़ सकेगा और सिर्फ हुकूमत ही चल सकेगी या आवाम के लिए भी कोई आगे रिलीफ वगैरह या कोई बेहतरियाँ नज़र आएंगी? देखो फिल्म तो हमने तो जब से होश संभाला है तो हमेशा ये देखा, जब भी हुकूमत कही है बस अब मुल्क में ख़जाना नहीं है और वो मुल्क जो है ना तबाही की तरफ चला गया, फिर लोगों ने हेल्प की। बेसिकली वो लोगों की हेल्प नहीं होती, वो अल्लाह की तरफ से एक मदद होती है जिससे हमारा मुल्क चलता है। मैंने कहा ना, ये मुल्क हमारा जिस नाम पे बना है ये कायम रहेगा और उसको चलाने के लिए अल्लाह ताला की मदद आएगी चारों तरफ से। और अभी जिसको आप चीन का नाम ले रहे हैं, अब चीन का भी अपना मुफाद है, तो चीन अपना माशी पैकेज का ऐलान कर रहा है। आपको भी पता है कि सीपैक का उसका इंटरेस्ट है। तो बहरहाल ये मुल्क इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा और ये पैकेजेस भी आते रहेंगे, मुल्क भी चलता रहेगा ये ऐसे ही, और आवाम को इसी तरीके से आवाम अपना गुजारा भी करेगी और इंशाल्लाह अब देखिएगा। मगर बस अब ये है कि हमारी ख्वाहिश है। मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। देखिए, चीन का अपना मफाद है, आपने कहा ठीक है, चीन का मफाद है, मगर चीन के साथ पाकिस्तान का भी तो मफाद है। चीन अगर पाकिस्तान में कुछ काम करने जा रहा है तो उससे पाकिस्तानियों को भी तो फ़ायदा होगा।
देखें ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही होता है। हाँ। हम बेवकूफ़ तो नहीं है कि चीन को उठा के अपना सीपेक दे दें। बिल्कुल ऐसा है। सीपेक देंगे तो जब सीपेक में हम ये समझ रहे हैं हमें फ़ायदा है, और वो चाइना समझ रहा है हमें फ़ायदा है, फ़ायदा दोनों का है। दोनों का है, जब तक बेशक। दोनों का फ़ायदा नहीं होगा तो बिजनेस आगे नहीं चलेगा। तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमको वहाँ से रिलीफ मिल सकता है तो हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पे अमन रहना और यहाँ पे जो बाकी मामलात का बेहतर रहना, ये चीन के लिए भी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो इस वजह से चीन पूरी कोशिश तो वो हमेशा ही करता है कि वो पाकिस्तान का साथ दे। मगर एक सवाल और भी यहाँ उठ रहा था कि क्या जो गुज़श्ता हुकूमत, जैसे ये इमरान खान साहब की हुकूमत है, उसमें भी चीन के साथ ऐसे ही ताल्लुकात थे जिस तरह अभी मौजूदा हुकूमत के इन लोगों के चीन के साथ ताल्लुक है? देखिए चीन को फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी हुकूमत आए। ठीक है। चीन का तो मुफाद ये है कि उसका जो टारगेट है ना, देखें वो टारगेटेड है। उनका टारगेट है कि पाकिस्तान में सीपेक उनको चाहिए, उसके लिए काम कर रहे हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता इनके मुल्क के अंदर कौन सी हुकूमत है, किसने क्या नुकसान पहुंचाया, किसने क्या फ़ायदा पहुंचाया। वो अपने फ़ायदे के हिसाब से वो आगे चल रहे हैं। उनको जिस दिन पता चलेगा कि हमारा इसमें 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं है तो वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो तो अब रिलीफ जो है ना, चाहे PTI की हुकूमत हो उनको भी रिलीफ देंगे, जो अभी ये PMLN की जो हुकूमत आई है इनको भी रिलीफ देंगे। उनका मकसद ये है कि मुल्क में अमन व अमान होगा तो वो पैसे की सरमाकारी भी करेंगे और उसकी वजह से मुल्क की सलामती भी इंशाल्लाह वो चाहते हैं कि हो, और हम भी चाहते हैं। तो मैंने कहा ना कि ये जो बीच में आया ये अल्लाह की मदद है। और एक जो अमेरिका जो है वो अगर हमको हमारे पे मेहरबानियाँ किए चले जा रहा है तो उसका तो एक टारगेट है कि भाई हम इनको इतना कर्जदार कर देंगे, कल हम अपने एक डिमांड पेश करेंगे कि भाई या तो हमारा कर्जा वापस करो या फिर हम आपके साथ हम ये सौदा करो। सही। सर अभी पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात हो रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने जो आवाम के होश उड़ाए हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान की ही बात नहीं है, दूसरे ममालिक में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और उसकी वजह से भी ऐसे ही हालात पैदा हुए हैं। आवाम देखें UAE में भी कुछ अर्सा पहले जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो वहाँ उस वक्त आवाम जो है ना सख्त परेशान हुए कि ये हमारे जो बजट्स हैं वो आउट हो गए हैं इसकी वजह से, और ऐसा होता है। श्रीलंका ने हाल ही में एक खबर हमने देखी कि जिसमें उन्होंने रूस से 30% सस्ता पेट्रोल खरीद दिया। तो ये उनका बेहतर फैसला था क्या? देखें ये आपने जो बात की ना बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। हम मोहताज हो गए हैं कि हम रूस के पास जा नहीं सकते, जबकि इंडिया और अमेरिका दोनों पार्टनर हैं। उनके भी मुआहदे में लिखा है कि वो भी रूस के पास नहीं जा सकते, मगर वो चले गए। वो अपने मुल्क का फ़ायदा सोचते हुए वो चले गए। उन्होंने किससे इजाज़त ली या उसके पीछे क्या ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से वो रूस से जाके लेके उन्होंने अपने आवाम को, जो पेट्रोल की कीमत थी इस मौजूदा हालात में पेट्रोल महंगा हो रहा है, मगर इंडिया में 50 रुपये, पाकिस्तानी 50 रुपये सस्ता हुआ है। तो क्यों सस्ता हुआ है? इसका मतलब वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। हमारे यहाँ कोई सस्ता करने में तैयार नहीं है, सब महंगाई की तरफ, फिर महंगाई को जस्टिफाई करने में सब लगे हुए हैं। नहीं तो देखें, मेरे लिए, आपके लिए और बाकी जो हम पाकिस्तानी जितने हमारे बहन भाई हैं, सब शहरियों के लिए फैसला करने वाले चंद एक लोग हैं, ठीक है। वो या दर्जनों में होंगे, ठीक है, मुश्किल से इतने ही लोग हैं वो। तो आपको लगता है कि अभी ये जो सारा एक निज़ाम बदला है और जो इक़्तिदार जो है वो दूसरे हाथों में आया है पाकिस्तान में, ये अपने तजुर्बे की वजह से पाकिस्तान की मईशत को बेहतर अंदाज में चलाने में कामयाब हो जाएंगे, आपको लगता है? मैं समझता हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक ऐसी सलाहियत रखी है कि उनके अगर हाथ पैर ना बांधे जाएं, उनको खुल के काम करने की इजाज़त दी जाए, और मेरा ख्याल है कि अब 1 साल 2-3 महीने ही है, उनको सोच लें कि जहाँ हमने 3.25 साल किसी को अगर चेक कर लिया तो 1 साल 3 महीने और इनको चेक कर लें कि कल को इनको भी ये ना हो कि हमें कम से कम काम करने की इजाज़त दी जाती है। क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ साहब का अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उनको मौका देना चाहिए। यानी कि 5 साल का मौका दे के किसी को चेक करना पड़ता था, अभी 1 साल 3 महीने में, 6 महीने में पता चल इनके पास एक आईनी हक मौजूद है ना, आईनी हक मौजूद है कि ये पार्लियामेंट में है।
और अब इनको डिलीवर करने का मौका मैं समझता हूँ कि जब इन्होंने पंजाब सूबे के अंदर इतना अच्छा काम किया है, जी, एक जी, मिसाल जी। हमारे पास मौजूद है, तो हमें चाहिए कि बजाय हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें, हमें चाहिए कि हम उनको टेस्ट करें। अब इस वक्त ये हो गया कि अगर जो आजकल हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई आज मेरी हुकूमत गिराई है, कल मैं स्ट्रीट पावर आपको दिखाऊंगा। अगर ये रिवायत अगर पड़ गई हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट को बंद कर दो, फिर तो स्ट्रीट पावर के ऊपर फैसले हाँ, करो, पावर शोज ही पावर शो करो। हाँ। और अगर फिर आपने अदलिया के भी फैसले नहीं मानने तो फिर आप जो है ना ये सारे पार्लियामेंट पे जो पैसा खर्च होता है और जो इंतखाबात पे जो पैसे खर्च होते हैं ये सब ज़ाया हो जाते हैं। फिर तो हर आदमी जो है ताकत का मुजाहरा करे, जिसकी ज़्यादा ताकत हो वो अपनी हुकूमत बनाए। तो ऐसे थोड़ी मुल्क चलते हैं। आपको अब अगर एक हुकूमत चले जैसे भी आ गई, हम उस पर उसकी बैद में नहीं जाएंगे। देखिए हुकूमत आइनी तरीके से ही आई है ना, अगर गैर आइनी तरीका होता तो अभी सुप्रीम कोर्ट उसको अभी कैंसिल कर देती। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए और इस हवाले से हमने बात की। एक और वज़ीर आज़म साहब का हाल ही में एक बयान जो मैं प्रोग्राम के ख़िताम में ज़रूर शेयर करूँगा। उन्होंने कहा कि मौका मिला तो पख्तूनख्वा को पंजाब बनाऊँगा। बहुत अच्छी बात है, पंजाब जैसी तरक्की होनी चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान के जो अवाम हैं ये भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है, तो मेहरबानी खैबर पख्तूनख्वा को जब आप पंजाब बना लेंगे तो उसके बाद इन सूबों पे भी नज़र डालिएगा। तालीम और सेहत जैसे बुनियादी जो मसाइल हैं उनमें यहाँ पे लोग अभी भी घिरे हुए हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है और इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपने मेहमान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।